ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस कर लिया था वो यहाँ तक डिस्कस हो गया था कि जो हमारी वेवलेंथ आती है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है, बाय कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस ऑफ एनर्जी, जो कि हमारी पहली एनर्जी की जो इक्वेशन थी डेट इज ई इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि हमारे प्लैंक साइंटिस्ट ने दी थी, और दूसरी जो इक्वेशंस थी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो मास एंड एनर्जी रिलेशनशिप होती है। जब इन दोनों एनर्जीज को आपस में कंबाइन किया गया तो वहाँ से जो हमने एक वेवलेंथ आइडेंटिफाई करी डेट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और पी हमारा मोमेंटम होता है। वो जो मोमेंटम होता है वो किसी भी मूविंग बॉडी का हो सकता है, जैसे कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है जिसके पास मास m है, वेलोसिटी v है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, उसको इस फॉर्मूले के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो कोई भी मटेरियल बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ हमारी जो है निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और ये चीज डी ब्रोगलीज ने आइडेंटिफाई की थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रोगलीज एज्यूम दैट दिस इक्वेशन इज इक्वली एप्लीकेबल इन बोथ प्रोटॉन्स एंड रेडिएशन एंड अदर मटेरियल पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है वो सभी पर लग सकती है। हम वेव पर भी लगा सकते हैं, फोटोन पर भी लगा सकते हैं, और कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी मूविंग बॉडी है, हम उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इफ द मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, ये चीज़ हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, मतलब ऑलरेडी हम इससे पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा कोई भी मास m का पार्टिकल है जो कि किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, तो उस केस में उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ, अगर मान लो अगर कोई पार्टिकल धीमे चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ हमको कम देखने को मिलेगी, अगर कोई पार्टिकल तेजी से चल रहा है तो उसकी वेवलेंथ और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि वेवलेंथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देखो जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ से वेवलेंथ मेरी कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ देखो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमें नहीं पता कहीं इनफाइनाइट बजा के इसकी वेवलेंथ होगी, और यहाँ पे देखेंगे कि वेवलेंथ हमको एक वेव कंप्लीट यहाँ पर मिल रही है, तो एक कंप्लीट वेव की वेवलेंथ इतने में आ गई। तो एक्चुअली में वेलोसिटी बढ़ाने से हमारी वेवलेंथ कैसी होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, जिससे हमें वेव में ज़्यादा पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अब वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होगी वैसे वैसे वेव के पैटर्न्स हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे जैसे जैसे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दिस इज द डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन फॉर अ मटेरियल पार्टिकल। तो ये डी ब्रोगलीज की वेवलेंथ की इक्वेशन थी किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर मैं वेलोसिटी को जीरो कर देता हूँ, अगर वेलोसिटी को मैं जीरो कर देता हूँ तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे अभी इसका एक एग्जांपल दिया कि इससे एसोसिएटेड अगर मान लो कोई भी पार्टिकल मेरा रेस्ट में है और मैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा निकालना चाहता हूँ, तो उस केस में उसकी वेवलेंथ कुछ नहीं होगी, इनफाइनाइट होगी, लैम्डा इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगी, उससे एसोसिएटेड कोई भी वेवलेंथ नहीं होगी। अगर वही मेरा वेलोसिटी v को अटेन कर लेता है तो हमको कुछ ना कुछ वेवलेंथ को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं और सेकंड केस क्या है, इफ v इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट देन लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। अगर मेरी v की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, अगर मान लो यहाँ मैंने इन्फिनिटी रख दिया इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ देखने को मिलेगा कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर v की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वेवलेंथ मेरे को जीरो, यानी कि कुछ इस तरीके के बहुत क्लोज क्लोज पैटर्न बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस था। इट मीन्स दैट द वेव इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल ओनली इफ दे आर इन मोशन। तो कहने का मतलब ये है कि वेव किसी भी पार्टिकल से तभी एसोसिएटेड है जब मेरा पार्टिकल किस में है, मोशन में है। ठीक है, द मटेरियल पार्टिकल मे बी चार्ज और अनचार्ज बट व्हेन इट इज इन मोशन द वेव आर एसोसिएटेड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। तो देखो एक चीज हमको देखने को मिल रही है इस फॉर्मूले के अंदर, देखेंगे तो हमको कहीं भी चार्ज के ऊपर कोई भी बात यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रही है। बस अगर बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है तो हम कह सकते हैं कि उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होगी। अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज के लिए यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, मतलब चार्ज हम यहाँ पर हमको नहीं पुट करना है। ठीक है, तो इस केस में कोई भी क्वांटिटी चार्ज की यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज होती है, जो वेवलेंथ हमको मिलेगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज होगी। तो यहाँ पर वही बोला है, इट मीन्स दैट द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं ये जो वेवलेंथ है, ये जो लैम्डा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती है। क्यों नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो वहां पर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक मैग्नेटिक फील्ड
देखने को मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पॉसिबल है, तो वो तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो वेवलेंथ है ये किसी भी मटेरियल की है, बट वो चार्ज क्वांटिटी की नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होगी। ठीक है, इन नेचर, बिकॉज EM वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और जो हमें पता है कि अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी किसकी होती है, चार्ज पार्टिकल की होती है। और ये जो हमारी वेवलेंथ है वो किसी भी पार्टिकल की हो सकती है, चाहे उस पर चार्ज हो या ना हो। अगर चार्ज नहीं है तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होगी। समझ में आ गई बात? यहाँ तक आगे डिस्कस करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सिंस द पोजीशन ऑफ द वेव इज कैन नॉट बी लोकेटेड एग्जैक्टली, हम जो पोजीशन है वेव की वो एग्जैक्टली यहाँ पर लोकेट नहीं कर सकते। मतलब किसी भी पार्टिकल की अगर मैं पोजीशन निकालना चाहूँ, अगर वेव के थ्रू, जैसे वेव है, एक से ज़्यादा वेव अगर मेरी, मान लो ये कोई वेव मेरी बनी हुई है जो कि नंबर ऑफ वेव से मिलकर बनी हुई है, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। एक वेव मेरी नंबर ऑफ वेव से मिलकर बनी हुई है और उसके वजह से यहाँ पर एक पैकेट बन गया है। ठीक है, इस पैकेट में मैं अगर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन निकालना चाहूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे होगा पार्टिकल, इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ होगा पार्टिकल, नीचे है इसमें थोड़ा ऊपर है, तो उस केस में मैं अनसर्टेनिटी यहाँ पर आ जाती है कि एक्चुअली में पार्टिकल किधर होगा। ये चीज़ बात की है, बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना समझिए। Since the position of the wave is cannot be located exactly, therefore the wave nature of a material particle is introduced by the problem of the particle location. ठीक है, it means the wavelength of the wave is associated with a moving particle defined in the region of uncertainty and in which the, देखो यहाँ पर ये जो बात है, ये जो अनसर्टेनिटी की बात आ रही है, ये अनसर्टेनिटी की बात हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर जाकर पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि एक्जैक्टली में क्या होता है कि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स जब आपस में कंबाइन होती हैं, जैसे एक वेव ये है और एक वेव ये है, तो काफ़ी सारी वेव्स जब आपस में एक साथ कंबाइन होती हैं तो वो एक एनर्जी का पैकेट बनाती हैं जो कोई इस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, तो जब बहुत सारी वेव्स यहाँ पर कंबाइन है तो अब एक वेव के अंदर तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ पर होगा। कोई भी टाइम t है, अगर मैं टाइम t पर निकालना चाहूँ, मान लो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर मेरा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर मैं और वेव, अगर इसमें और भी ज़्यादा वेव ऐड कर दूँ, जैसे ये वाली वेव भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, अब मान लो इसमें 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर है। ये 2 सेकेंड अगर मैंने ले लिया, 2 सेकेंड में मेरा पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। इसके अकॉर्डिंग तो 2 सेकेंड में यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग 2 सेकेंड में यहाँ पर है। जब इन दोनों वेव को मैं आपस में कंबाइन करूँगा और मानो इसने कुछ इस तरीके की वेव बना दी, तो अब मान लो मैं 2 सेकंड पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली में पार्टिकल यहाँ था, कहाँ था। तो इस केस में हमें मिल जाती है अनसर्टेनिटी। इसी के बेसिस पर, इसी को प्रूफ करने के लिए आया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सिंस द पोजीशन ऑफ द, तो यहाँ पे वही चीज़ है, इसको आगे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इसको, और जो डी ब्रोगलीज का पार्ट है वो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो वाला पार्ट हम अनसर्टेनिटी के अंदर दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा एंड टेम्परेचर टी। तो अब हम रिलेशन सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे लैम्डा और टेम्परेचर टी के बीच में। तो देखो हमें एक रिलेशन ऑलरेडी मालूम है लैम्डा के बीच में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ मैटर की, मतलब काइनेटिक केटीजी के अकॉर्डिंग क्या था, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन टेम्परेचर टी। ये चीज़ आपको याद करनी है, याद कर लीजिए। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11-12 क्लास में। इसमें क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की होती है ना, डेट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ के टी। ठीक है, तो हमारी किसके इक्वल होती है, 3/2 ऑफ के टी की होती है। जो के होता है हमारा, डेट्स कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसके टर्म में वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, देखिए, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो मूविंग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उससे
हमें पता है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये तो। अब ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ और इसे लिखना चाहूँ मोमेंटम के टर्म में, तो मोमेंटम के टर्म में मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि k इज इक्वल टू हाफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं इसको एम वी का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि ऊपर एम का मल्टीप्लाई किया मैंने और नीचे भी एम का किया, तो ऊपर हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया एम, तो वो हो गया इक्वल टू हाफ। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन एम, और ये किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं अगर पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डेट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 2km। तो वही चीज लिखी है देखो, अब p की वैल्यू इन्होंने किसके इक्वल लिखी, mv के इक्वल, ठीक है, और p की वैल्यू किसके इक्वल लिखी, अंडर रूट ऑफ 2, क्योंकि देखो हमारी p स्क्वायर किसके इक्वल आया, 2km के, तो मैं p की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2km। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को p की वैल्यू कितनी मिल गई, अंडर रूट ऑफ 2km। अब मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी के टी जी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होती है, 3/2 ऑफ के टी। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के की जगह, यहाँ पर मैंने के की जगह क्या पुट करा है, 3/2 ऑफ के टी, 3/2 ऑफ के टी पुट कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3m के टी। ठीक है, 3m के टी आ चुका है हमारा यहाँ पे। अगर मैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ में p की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे को पता है कि p की वैल्यू मेरे को कितनी मिली है, 3m के टी। अब इस 3m के टी को मैं p की जगह, क्योंकि हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा का फॉर्मूला था h अपॉन p, और p की वैल्यू कितनी मिली है, 3m के टी, तो मैं इसे पुट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m के टी। तो ये जो लैम्डा है वेवलेंथ वो किसके टर्म में आ गया, टेम्परेचर के टर्म में। तो एक डेरिवेशन ये होता है सिंपल सा, कि अगर हमको वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखना हो। ठीक है, अब बात करते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास कोई भी चार्ज गिवन है, कोई भी चार्ज गिवन है, तो उस केस में मैं कैसे वेवलेंथ आइडेंटिफाई करूंगा किसी भी चार्ज पार्टिकल की। ठीक ठीक है, तो लेट अस एंड कंसीडर एन पार्टिकल ऑफ अ क्यूब हैविंग अ मास। तो मान लो अगर किसी भी पार्टिकल का चार्ज क्यू दे रखा है और उसके पास मास m है, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड बाय एन पोटेंशियल ऑफ v, जो कि किसी v पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, v पोटेंशियल से कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, देखो क्या होता है कि जब मैं कोई भी पोटेंशियल v अप्लाइड करता हूँ किसी भी वायर के अक्रॉस, ठीक है, तो उसी के वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना चालू करते हैं उस वायर के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने बोला है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने v अप्लाइड किया है और उसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करना चालू हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करना चालू हुआ है, तो अब मैं उस पोटेंशियल की वजह से अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि उससे एसोसिएटेड लैम्डा क्या होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि देखो वर्क डन जो होता है वो क्या है, एनर्जी बाई वर्क एंड एनर्जी थ्योरम कहते हैं इसे, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम। जो मेरा वर्क डन होता है डेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू द चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन जो मेरा क्या है, W डेट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी यहाँ पर वेलोसिटी है, मास हमारा चार्ज पार्टिकल का है, वर्क डन। अब देखो वर्क डन क्या होगा, अगर वर्क डन हम इलेक्ट्रिकल के केस में बात करें ना, इलेक्ट्रिकल के केस में अगर मैं बात करूं, चार्ज के केस में वर्क डन की बात करूं, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल V होता है ना, डेट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W बाई Q होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे जब हमने पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर 12th क्लास के अंदर, तो वहां पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर्मूला था, तो मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ वी क्यू या फिर क्यू वी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाता है एक्सप्रेशन, क्यू वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं वेलोसिटी अगर आइडेंटिफाई करूँ, डेट इज इक्वल टू एम नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2qv बाय एम। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या मिल गई, मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को पता है कि मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू एम इंटू वी। अब मेरे पास v की वैल्यू है। ठीक है, तो v की वैल्यू मैं जब इसमें पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अब देखो मास को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम स्क्वायर से एम कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला अंदर ले जाने पे एम स्क्वायर हो जाएगा। ये मास अगर मैं अंदर ले जाऊंगा रूट के अंदर तो एम स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या एम, तो 2qvm बचा मेरे पास। ठीक है, तो अब इस मोमेंटम की वैल्यू को मैं जब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ में पुट कर दूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी में, तो मेरे पास आएगा क्या, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2qvm। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमको वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ चार्ज मिल गई। ठीक है, उस चार्ज के पास चार्ज क्यू है, यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी नहीं है,
यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v हमारा पोटेंशियल है, मास हमारा किसी भी चार्ज पार्टिकल का हो सकता है, ठीक है। तो इफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं, देखो ये तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए था, अगर मैंने मान लिया कि कोई सर्टेन चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में उसका चार्ज हम ई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी नोन, कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 kg, उसको भी हमने पुट किया। तो जब हमने उस दोनों को पुट कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओनली वेरिएबल क्या बचा v, अंडर रूट ऑफ v। तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और h की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट को। जब इन सब वैल्यू को पुट करा गया तो हमारे पास आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे तो सिर्फ v रह जाएगा हमारा एज अ वेरिएबल, तो यहाँ पर v की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक। अब v की वैल्यू रह गई है, अब v हमारा क्या है पोटेंशियल है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा v पोटेंशियल से अगर हमारा एक्सेलरेट कराया जा रहा है, तो उससे एसोसिएटेड लैम्डा हम निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो वेवलेंथ आती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर आपको इसको मीटर में करना है तो 10 टू दी पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जो है हम उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं मीटर में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली में याद रखा जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो उस केस में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है, ठीक है। चार्ज भी प्रोटॉन पे सेम होता है, बट मास हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है प्रोटॉन का, तो इस वजह से वो चेंज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में दे रखा है तो वैसे इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी इसके इतना ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू। और इससे हाँ, एक चीज़ और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं, उनको करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू।